Welcome everyone. Today I will be solving mock test paper of law. First of all, I tell you, before doing this particular class, you should take a printout of this, which is definitely available in our Google Drive and which I have already given you on your WhatsApp. WhatsApp पे मैंने आपको सबको भेज दिया है. इसका प्रिंट आउट निकाल कर अगर आप बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा. रादर दैन स्क्रीन पर देखने से ज्यादा बेटर है प्रिंट आउट निकाल. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, दिस इज अ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1. द इंस्टीट्यूट टेक्स 2 मॉक टेस्ट पेपर एक्चुअली. हर टर्म में इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट पेपर लेता है. तो ये अक्टूबर सीरीज का पेपर है. अक्टूबर मंथ में इशू किया था. जब नवंबर मंथ में इंस्टीट्यूट एक नया मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगा तो नवंबर मंथ में हम लोग इसको और लेंगे. एक नवंबर मंथ का मॉक टेस्ट पेपर हम लोग और सॉल्व करेंगे. बट अभी फॉर द टाइमिंग अक्टूबर में. दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट. जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में आता है वैसा ही पेपर का फॉर्मेट में है. जैसे इसके अंदर में लॉ 60 मार्क्स का और इंग्लिश पार्ट 40 मार्क्स का, कम्युनिकेशन पार्ट 40 मार्क्स. पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके बाद में आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस. मतलब कुल मिलाकर 60 मार्क्स का क्वेश्चन है. हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का. रादर दैन फोकसिंग ऑन मार्क्स पैटर्न, यू शुड फोकस कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं आई. अगर कोई केस स्टडी या कोई थ्योरी अगर इसमें नया आता है तो उसको ध्यान दे देना चाहिए. अगर कोई नया आता है तो ज्यादातर चीजें सेम है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ज्यादातर चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं कि ये कुछ नया है. हर टर्म में इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ एडिशन करता है जो कि हम लोग अपने पढ़ाई में नॉर्मल क्लास में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं. तो अगर कुछ नया मिले तो उसको देख लीजिएगा. रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए. रीजन ये है कि अगर कभी उसी में से कुछ आ जाता है तो आपको मन में गिल्टी नहीं होता कि यार हमारे सामने था, इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया पर उसमें से हम लोग नहीं पढ़े. तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू सॉल्व रिवीजन टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर प्रॉपर्ली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस के बिना आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए. इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट बोलकर नहीं, बट फिर भी सॉल्व कर लेना चाहिए. अब हम लोग इसको पहले लॉ का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे. एकदम सिंपल सा बात है. जैसे एग्जामिनेशन पेपर का फॉर्मेट है एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेट है. हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. तीनों पार्ट अलग अलग चैप्टर से, कोई कॉन्ट्रैक्ट से, कोई कंपनी से, कोई पार्टनरशिप से, कोई एलएलपी से, कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, अलग अलग तरह से पूछा गया है. एकदम इजी है. आराम से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं फटाफट. प्रिंट आउट लेने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. जितने आरटीपी, जितने एमटीपी, ये सारा हम लोग क्लास में कर लेते हैं और जो लेटेस्ट टर्म के क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं अलग से आपको क्लास लेकर करवा देता हूं. चलिए आइए पढ़ते हैं. लॉ का पार्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे. इसमें पहले मैं आपको दिखा दूं कि जितने केस स्टडीज हैं या जितने क्वेश्चंस हैं सब ऑलरेडी हम लोग क्लास में कहां पर पढ़ चुके हैं वो देखिए जरा. लिखते जाइए फटाफट. पहला क्वेश्चन केस स्टडी है, इनविटेशन टू ऑफर का केस स्टडी. एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में नहीं है बट मिलता जुलता सा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इनविटेशन टू ऑफर का केस स्टडी. दूसरा है सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी का केस स्टडी. सब्सिडरी कंपनी का केस स्टडी है. तो ये आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप खुद ही बोलेंगे हाँ सर हमको आंसर आता है. इन दोनों का एकदम अच्छी तरह से हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं जबरदस्त तरीके से. आप बिना किसी टेंशन के एग्जाम दीजिए, जबरदस्त स्कोर करेंगे. राइट एनी 4 एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर. ये एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर है हमारी बुक में पेज नंबर 13.6 सेक्शन नंबर 16. कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस, उसमें हम लोगों ने 10 एक्सेप्शंस दिए. यहां पर तो सिर्फ 4 ही पूछा है. तो अगर 4 पूछा है तो 4 लिखना ही आपके लिए काफी है. 4 मार्क्स. आइए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हमारी बुक में पेज नंबर 9.1 पर है. कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच. हम आएंगे तब, जब इस क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तब हम और इस पर डिस्कशन करेंगे. बट अभी मैं बता दूं खाली पेज नंबर आप लिख लीजिए, पेज नंबर 9.1. अगर प्रिंट आउट निकाल लिया तो बहुत ही अच्छा बात है. अगर प्रिंट आउट नहीं भी निकाला तो भी कम से कम क्वेश्चन नंबर देकर उसका पेज नंबर, रेफरेंस नंबर दे दीजिए. दूसरा क्वेश्चन, ये तो सर सबको पता है, ये तो जब एलएलपी चालू होता है तब हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं. एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस दैट गिव्स द फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप. ये तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
पेज 24.1 पर एलएलपी का इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस, इसका पेज नंबर में लिख लीजिए, पेज 24.5 पर भी है और पेज 19.4 पर भी है। पेज 19.4 पर भी है। ठीक है ना? चलिए, पेज 19.4 पर भी है। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस, आपको एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस वहां से भी इसमें कंटेंट मिल सकता है, प्लस अलग से पार्टनरशिप चैप्टर में 19.4 नंबर पेज पर पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी के बीच का डिफरेंस भी है। दोनों जगह से आप देखकर इसको लिख सकते हैं एग्जामिनेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है ये, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैंने कहा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के ऊपर है ये। फिर उसके बाद आप खुद देखेंगे सर ये सब सारी चीजें तो आपने पढ़ाया है, एक्सप्लेन 6 सर्कमस्टांसेस इन डिटेल। इन डिटेल मतलब पॉइंट को भी लिखना है, उसका अंदर का डिटेल भी लिखना है। अ नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल, निम्मो दांत क्यों नहीं धोती, नेमो डैट प्योर नॉन हैबिट का एक्सेप्शंस, उसका एक्सेप्शंस है, आप खुद देखकर समझ जाएंगे। बायर इन पोजीशन, सेल इन पोजीशन, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये सारे एक्सेप्शंस थे, ये सारे एक्सेप्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। 6 फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सोहन, रोहन और जय, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, एग्जांपल बोलकर पढ़े हैं, ये केस स्टडी बोलकर आ गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का सवाल है ये, डिसोल्यूशन और डेथ, सॉरी माफ करिएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन है कि जब एक पार्टनर जिंदा था तब आपने एक माल परचेज करने का ऑर्डर किया, 3 पार्टनर है फर्म में, तीनों पार्टनर जिंदा है, तब आपने एक सप्लायर को ऑर्डर दिया था कि माल दे दीजिए, कुछ दिन के बाद वो माल सप्लाई करेगा, डिलीवरी करेगा, बीच में ही एक पार्टनर का डेथ हो गया और उसकी डेथ होने के बाद में आपके पास सामान आया, तो अब उस लायबिलिटी के लिए जो डेड पार्टनर है उसको पेमेंट करना पड़ेगा कि पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है ये, सोहन, रोहन और जय। इसके ऊपर हम लोग इलस्ट्रेशन हम लोग किए हैं, अपनी बुक का पेज नंबर, रेफरेंस नंबर मैं आपको देता हूं, पेज नंबर 21.5 में सेक्शन 35 के बाद वाला एग्जांपल, सेक्शन 35 के बाद में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेक्शन 35 में एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम कि डेथ के बाद में डेट अराइज किया है तो डेड पार्टनर इज नॉट लायबल और पब्लिक नोटिस देने का भी जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद सब आएगा, एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पहले पेज नंबर लिखवा देते हैं। ये तुम लोग को जब पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का सवाल है ये। सेलर ने सामान बेचते समय डिस्क्राइब भी किया, सेलर ने सामान बेचते समय सैंपल भी दिखाया, तो अगर सामान सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच नहीं किया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके ऊपर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, तुम मेरी दुकान में सामान खरीदने आए, वॉशिंग मशीन खरीदने आए, तुमने बोला कि मेरे को वुलन कपड़े धोने के लिए अच्छी वॉशिंग मशीन दिखाओ, तुमने बता दिया अपना पर्पस, तुमने बता दिया मेरे को, पर फिर भी मैंने एक ऐसा वॉशिंग मशीन दिया जो वुलन कपड़े धोने के लिए सूटेबल नहीं था। अब तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो, तुम सामान रिटर्न करके पैसा रिफंड लेना चाहते हो, तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और साथ साथ में बायर ने अपना पर्पस बता दिया, और फिर उसके बाद में भी अगर आप सामान गलत देते हैं तो सेलर रिस्पॉन्सिबल आएगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, लिखते जाइए कम से। अब यार ये पॉइंट नंबर 2 जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, ये तो बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इतना ज्यादा सिंपल आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या बोलूं। Discuss, also explain in brief the contents of memorandum, NALCOs, name clause, association clause, liability clause, capital clause, object clause, situation clause, सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6, explain the term coercion, what are the effects of coercion, coercion का डेफिनेशन और उसका इफेक्ट्स आपको पूछा है।
ठीक है, आएगा, पढ़ेंगे। When does dissolution of a partnership take place under the provisions of Indian Partnership Act? डिसोल्यूशन कब कब होता है? मैं एक काम करूंगा, मैं इसके अंदर में आपको जो पेज नंबर लिखवाया उस पेज पर जाऊंगा इन सब में और वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर एवरी वन ऑफ यू। डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चन है और हम लोग इसको क्या पढ़े हैं, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये एक एग्जाम्पल बोलकर हम लोग डिस्कस किए थे परपीचुअल सक्सेशन के ऊपर। 5 लोग एक कंपनी में शेयर होल्डर है, प्राइवेट कंपनी में, वो लोग एक लेजर ट्रिप पर गए, यॉट के अंदर में गए या फिर बोट में घूमने गए और वो बोट उलट गया और 5 लोग मर गए। अब क्या उस प्राइवेट कंपनी को बंद करना होगा कि नहीं बंद करना होगा, इसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है सर, समझ गए। परपीचुअल सक्सेशन, ये तो नॉर्मल जनरल बात है, ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है। पेज नंबर लिख लो 28.4, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम सेम टू सेम सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर में 5 पार्टनर्स, 5 शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी के 5 शेयर होल्डर लोग घूमने गए थे, ओशन में डूब गए, बोट में चले गए थे और वो लोग डूब गए। और जो हम लोग की बुक में सवाल है उसमें वो लोग कहीं पर जा रहे थे, खंडाला जा रहे थे गाड़ी से, नहीं खंडाला नहीं जा रहे थे, कोई बिजनेस के लिए जा रहे थे गाड़ी से और वो लोग का एक्सीडेंट हो गया और 5 लोग मर गए। सेम सवाल। आई शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। अब आई कम टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप लोग बताइएगा, राहुल गोज टू अ सुपरमार्केट टू बाय अ वॉशिंग मशीन। He selects a branded washing machine having a price tag of 15,000 after a discount of 3,000. After a discount of 3,000, इसका मतलब उसका प्राइस कुछ ऐसा लिखा हुआ था, 18,000 में 3,000 रुपए डिस्काउंट करके 15,000। ठीक है, ऐसा कुछ प्राइस लिखा हुआ, 18,000 में 3,000 रुपए डिस्काउंट करके 15,000 रुपए का प्राइस लिखा हुआ। राहुल रीचेस at cash counter for making the payment, but cashier says sorry, the discount was up to yesterday. राहुल कस्टमर जो है दुकानदार के पास गया और बोला ये वॉशिंग मशीन मेरे को चाहिए 15,000 में, पर दुकानदार सेलर बोलता है आई एम सॉरी, ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं ये आज के लिए नहीं है, कल तक था, आज इसका 18,000 ही लगेगा, इसका 18,000 ही लगेगा। अब कस्टमर बोलता है हमको 15,000 में दीजिए, आपका दाम 15,000 लिखा हुआ है, दुकानदार बोलता नहीं हम 18,000 ही लेंगे। तुम बोलो मेरे को क्या होगा? क्या कस्टमर, क्या बायर फोर्स कर सकता है 15,000 में सेल करने के लिए? नहीं, क्योंकि सामान जो डिस्प्ले में होते हैं वो सारे के सारे सामान, दे आर नॉट ऑफर, दे आर इनविटेशन टू ऑफर, दे आर ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। Hence you have to pay 18,000. There is no discount from today, hence you have to pay 18,000. Rahul got angry and insists for 15,000. Customer बोलता नहीं मेरे को 15,000 में चाहिए। State with reasons whether under Indian Contract Act Rahul can enforce the cashier to sell at a discounted price of 15,000. क्या नहीं? आंसर लिख लो, ये ऑफर नहीं, इनविटेशन टू ऑफर है, मतलब डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप is an invitation to offer. Customer cannot force. सर केस स्टडी को लिखने का तरीका क्या है? बहुत सारी केस स्टडीज हम लोगों ने क्लास में किया है, एकदम जबरदस्त अच्छे तरीके से, हर एक केस स्टडी को हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में, मतलब कम से कम 200 केस स्टडीज के ऊपर हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, 200 से ज्यादा केस स्टडीज हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। तो उसमें मैंने आपको सब में बताया था 3 स्टेप्स होती है, प्रोविजन लिखोगे, रेलेवेंट प्रोविजन, प्रेजेंट केस और फिर कंक्लूजन। प्रोविजन यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में एक एक लाइन लिखोगे कि ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफर में आप मेरे को ऑफर देते हैं, मैं अगर चाहूं तो आपका ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता। मतलब यहां पर एक आदमी दूसरे को ऑफर देता है या एक आदमी दूसरे को बोलता है कि आप ऑफर दीजिए, मेरा मन हुआ तो मैं ऑफर देंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं देंगे।
मेरा मन हुआ तो मैं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मन हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ कंपल्शन। ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। यहां पर कस्टमर फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकता, कैनॉट फोर्स। और इसका केस स्टडी अगर नाम याद रखना हो तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट, पेज नंबर 2.4 पर एकदम लास्ट एग्जांपल जो है लिख लीजिए, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट वाला केस स्टडी लिख सकते। शंभू दयाल बोलकर एक सवाल है, वो भी है शंभू दयाल। चलिए लिख लिया ना, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर, कस्टमर फोर्स नहीं कर सकता। अब ये वाला सवाल तुम बोलोगे मेरे को, फटाफट बोलोगे, इसका आंसर जो इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में वो मत देखना, दिमाग में गंदा सा अजीब सा लिखा हुआ। द पेड अप कैपिटल ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड इज 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। रुको, एक कंपनी का राम प्राइवेट लिमिटेड का 7 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपए का, 7 करोड़, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए, 3 करोड़, तो टोटल 10 करोड़ रुपया है कैपिटल में। अब क्या पूछता है, 10 करोड़ रुपए का टोटल कैपिटल। लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इन राम। सर ये तो हमारी बुक में सेम टू सेम सवाल है, पर फिर भी लखन जो है इसकी कंपनी में 3 लाख इक्विटी शेयर और पूरा 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है। माय गॉड, अब बताओ मेरे को, क्या राम प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ लखन? पहले तुम क्या करोगे, रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन करो। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर में कोई दूसरा कंपनी या तो 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होगा उसके पास, या फिर वो मेरे डायरेक्टर्स को उंगलियों पर नचाता है, या फिर मैं उसकी सब्सिडरी का सब्सिडरी, तो वो मेरा होल्डिंग कंपनी मान लिया जाएगा। समझ गए? A is the holding company of B, B is the holding company of C, तो A is the holding company of C। अगर ऐसा तीनों में से कोई भी कंडीशन पास हुआ तो आई एम अ सब्सिडरी और दूसरा वाला कंपनी इज होल्डिंग। ठीक, मतलब कोई दूसरी कंपनी अगर मेरे में 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती, वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, तब उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी और मेरे को सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। ठीक, खत्म। मेरे को आप ये बताइएगा, इस सवाल के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में साधारण तौर पर वोटिंग राइट्स नहीं होता, होने को हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन आल्सो बी इशूड विद वोटिंग राइट्स, बट इस सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब वोटिंग राइट्स नहीं है। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स और इसमें वोटिंग राइट्स होता है, इसके अंदर में वोटिंग का राइट्स होता है। समझ गए? अब मेरे को ये बताओ, तुम लोग बताओगे, मेरी कंपनी में 7 लाख इक्विटी शेयर्स, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को भूल जाओ। लखन जो है वो मेरी कंपनी का 3 लाख इक्विटी शेयर होल्ड करता है, 50% से ज्यादा है या 50% से कम है, खाली इतना बता। 50% से बहुत कम है, 3.5 लाख से ज्यादा शेयर होता तब मेरा होल्डिंग कंपनी माना जाता। 3.5 लाख से कम है, 50,000 शेयर से भी कम है, 3,50,000 से एक शेयर ज्यादा, 3,50,001 शेयर अगर होता तब वो मेरा होल्डिंग कंपनी होता। नहीं, यहां पर लखन इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी, इट्स अ एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, नॉट अ होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी। Lakhan Private Limited is holding 3 lakh equity share and 3 lakh preference share. State with reason whether Ram Private Limited is a subsidiary of Lakhan Private Limited. No. आंसर को यस और नो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आंसर में पहले प्रोविजन लिखना चाहिए, फिर प्रेजेंट केस। प्रोविजन में क्या लिखोगे, सेक्शन 287 को एक्सप्लेन करोगे, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन, फिर प्रेजेंट केस में लिखोगे कि इन दिस प्रेजेंट केस लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख बाई 7 लाख, कितना कुछ परसेंट आएगा,
42% के आसपास, 3 लाख बाई 7 लाख into 100, 42% voting power, which is less than 50%. So Lakhan is not a holding company of Ram and Ram is not a subsidiary of Lakhan. चलिए आगे बढ़ो, पहले प्रोविजन फिर प्रेजेंट केस फिर कंक्लूजन। तुमको अगर लिखना है तो लिख लो, प्रोविजन में क्या लिखोगे, सेक्शन 287 को डिफाइन करोगे, सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन, फिर उसके बाद में देखो प्रेजेंट केस में लखन होल्ड्स, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, लखन होल्ड्स 42.86% voting power in Ram, which is less than 50%. So Lakhan is not a holding company of Ram. I. Write any 4 exceptions to the doctrine of caveat emptor. Caveat emptor का exceptions, 4 exceptions आपको लिखना। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, implied condition, implied warranty और caveat emptor जो है वो दोनों अपोजिट पॉइंट्स, पूरे के पूरे अपोजिट पॉइंट। कैविएट एम्प्टर और इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज में 8 इंप्लाइड कंडीशंस और 4 इंप्लाइड वारंटीज, 8 इंप्लाइड कंडीशंस और 4 इंप्लाइड वारंटीज, इनके अंदर में सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है और कैविएट एम्प्टर बोलता था ऑलवेज बायर रिस्पॉन्सिबल, बायर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए? तो कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है ये, इसका एक्सेप्शन है। इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी में सेल कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय सैंपल, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये जो सारी चीजें हैं इन सब में अगर ऐसा पास नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, वरना बायर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है सर, तो बायर रिस्पॉन्सिबल है। कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शंस में तुमको वही लिखना होगा, 8 इंप्लाइड कंडीशंस और 4 इंप्लाइड वारंटी। कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। कैविएट एम्प्टर सेक्शन 16 बोलता है लेट द बायर बिहेव। सामान बेचते समय सेलर बहुत सारे सामान को डिस्प्ले करता है, तो सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है सामान के अंदर में डिफेक्ट्स बताने। अगर सामान खरीदते समय बायर ने कोई गलत सामान खरीद लिया तो फिर बायर का जिम्मेदारी होगा, वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। ही कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो डिफेक्टिव सामान खरीदा या कोई एक ऐसा सामान खरीदा जो उसके लिए सुटेबल नहीं है या वो अपना पर्पस नहीं बताया, उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसको सामान को वो कैंसिल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। ये होता है कैविएट एम्प्टर। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस 8 इंप्लाइड कंडीशंस और 4 इंप्लाइड वारंटीज के सिचुएशंस सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे इसमें अगर पहला सिचुएशन सेल बाय कंडीशन एज टू टाइटल, अगर चोरी किया हुआ सामान है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन क्या है, यही 8 इंप्लाइड कंडीशन लिख दोगे तो वही हो जाएगा, खत्म बात, झगड़ा ही खत्म। यहां पर तो कितना पूछा है, 4 ही पूछा है, 8 इंप्लाइड कंडीशन लिख दोगे तो काम खत्म। Am I very clear in this? Can I above this? Going forward.
सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय सैंपल। इन केसेस में अगर सेलर ने डिस्क्राइब किया और अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर ने सैंपल दिखाया, सैंपल से मैच नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर ने डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों दिखाया, उससे अगर मैच नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। अगर कंडीशन एज टू होलसमनेस, अगर फूड आइटम्स सूटेबल नहीं हुआ, खाने के लिए नहीं हुआ, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल। सारी चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बायर ने सामान खरीदते समय अपना पर्पस बता दिया और फिर अगर सामान पर्पस नहीं सूट करता तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर पर्पस नहीं बताया तो फिर बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई ब्रांडेड सामान है, ब्रांडेड का मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड, पेटेंट नेम या ट्रेड नेम के अंदर में कोई सामान अगर बेचा है तो वो सामान उस पर्पस को सूट करना होगा, वरना सेलर रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर मैंने तुमको रेफ्रिजरेटर बेचा तो रेफ्रिजरेटर का काम करना चाहिए, मैंने तुमको एयर कंडीशनर बेचा तो तुमको एसी का काम करना चाहिए, रूम को ठंडा रखना चाहिए एंड सो ऑन। राइट एनी 4 एक्सेप्शंस, 4 ही पूछा है परंतु आप इसमें 8-10 लिख सकते हैं। एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 is a breach of contract occurring before the time fixed for performance is arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach of contracts. अब ये क्या है? What is this? Anticipatory breach of contract. इसका मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है धोखा। ब्रीच का मतलब होता है तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते थे पर तुमने जानबूझकर परफॉर्म नहीं किया, दैट इज नोन एज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है जानबूझकर तुमने काम नहीं किया, दैट इज नोन एज ब्रीच, धोखा। तुम काम कर नहीं पाए, दैट इज नॉट ब्रीच, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस, धोखा नहीं है। अगर कोई इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, बट क्या करूं, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, मैं लाइव क्लास फेस टू फेस में बुलाकर कैसे पढ़ाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज नॉट ब्रीच, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ब्रीच का मतलब होता है जानबूझकर परफॉर्म नहीं करना, दैट इज नोन एज ब्रीच। जो ब्रीच होता है ये दो तरह का होता है, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है जिस दिन परफॉर्म करना है उसके पहले ही अगर तुमने धोखा दे दिया तब उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। जिस दिन परफॉर्म करना है उसके पहले ही अगर तुमने धोखा दे दिया, दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी। और अगर जिस दिन परफॉर्म करना है उसी दिन अगर तुमने धोखा दिया तब दैट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमको एग्जांपल मैंने दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? एग्जांपल मैंने ऐसा दिया था, मान लो 15 नवंबर को तुम्हारी शादी है और मैं तुमको गोल्ड सप्लाई करूंगा। क्या सप्लाई करूंगा? गोल्ड सप्लाई करूंगा, गोल्ड का सिक्का सप्लाई करूंगा। मान लो उसका रेट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रेट डिसाइड किया 50,000 से, परंतु 5 नवंबर को ही मैं बोलता हूं भाई मैं तुमको गोल्ड सप्लाई नहीं करूंगा, दैट इज एंटिसिपेटरी। समझ गए? अगर कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही अगर मैंने तुमको इन्फॉर्म कर दिया, मैंने तुमको धोखा दे दिया, तो दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी। अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट्स होता है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, 5 नवंबर को ही बोल दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, दैट इज एंटिसिपेटरी। परंतु अगर मैं 15 नवंबर को तुमको बोलता हूं कि मैं तुमको गोल्ड सप्लाई नहीं करूंगा, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। समझ गए? अब एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूं। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, अगर 5 नवंबर को मैंने तुमको बोल दिया कि मैं तुमको गोल्ड सप्लाई नहीं करूंगा, दैट इज एंटिसिपेटरी। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन, पहला या तो सेम डे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और डैमेजेस क्लेम करो। 5 नवंबर को मैंने बोला गोल्ड सप्लाई नहीं करो, 5 नवंबर को तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और 5 नवंबर के दिन ही जो रेट है उसके हिसाब से तुम मेरे से डैमेजेस क्लेम करो। ठीक। दूसरा, तुम वेट करो 15 नवंबर तक, तुम 15 नवंबर तक वेट करो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको 15 नवंबर तक वेट करो। हो सकता है मैं अपना अगर मूड चेंज हो गया तो मैं 15 नवंबर को गोल्ड सप्लाई कर दूंगा। 15 नवंबर तक तुम वेट करो और उसके बाद डैमेजेस क्लेम करो। अगर 15 नवंबर के बीच में अगर कोई अनहोनी घटना हो गई, गवर्नमेंट ने गोल्ड का सेल पर बैन कर दिया, बस बात खत्म, तब कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। पहला उपाय तुम्हारे पास ये है कि तुम सेम डे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और डैमेजेस क्लेम करो। दूसरा उपाय तुम्हारे पास ये है कि तुम 15 नवंबर तक वेट करो और उसके बाद में डैमेजेस कैलकुलेट करो, क्लेम करो। और बीच में अगर 10 दिन के बीच में अगर
इम्पॉसिबिलिटी हो गया, सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, तो फिर मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट्स, जो कि मैंने आपको पेज नंबर 9.1 पर लिख कर दिया है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट याद आ गया ना? LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. What is the meaning of LLP? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था LLP क्या है एग्जैक्टली। LLP is a mixture of company and a partnership. कंपनी और पार्टनरशिप का शादी करवाओ, उनसे जो बच्चा होगा वो बच्चे के अंदर कंपनी का भी फीचर्स होगा और पार्टनरशिप का भी फीचर्स होगा। इसी हिसाब से मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया था। ये है पापा जो कि 2013 में पैदा हुआ, ये है मम्मा जो कि 1932 में पैदा हुई, और ये है LLP जो कि 2008 में पैदा हुआ। ओ माय गॉड, ये तो साइंस चेंज हो गया। खैर चलो छोड़, 2008 LLP एक्ट 2008। खैर चलो छोड़। What I was saying was limited liability partnership is a mixture of company and partnership. इसका फायदा क्या है? कंपनी का एडवांटेजेस है इसमें। क्या तरह का? सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। दूसरा, परपीचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। क्या? सेपरेट एंटिटी होता है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। परपीचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, हर पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कंपनी का बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी, और पार्टनरशिप का भी एडवांटेज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फॉर्मेलिटीज कम होता है, डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होता है, बार बार मीटिंग्स, कभी बोर्ड मीटिंग बुलाओ, कभी शेयर होल्डर मीटिंग बुलाओ, वो सब का साधन नहीं है। फ्लेक्सिबली पार्टनर्स में से ही कोई आदमी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, रोज रोज का काम कौन संभालेगा? पार्टनर, और फॉर्मेलिटीज कौन संभालेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पर फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, पार्टनरशिप का बेनिफिट्स मिलता है और कंपनी का भी बेनिफिट्स मिलता है। दैट एडवांटेज इज अवेलेबल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP. I hope it's very clear and very simple. ये आपको मैंने पेज नंबर 24.1 पर एकदम अच्छी तरह से लिख कर दिया है, बल्कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि वहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 24.1, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP बोलकर एक हेडिंग है, उस पूरे बॉक्स को लिख दोगे। लिख लो, पेज 24.1 में नीचे वाला फुल बॉक्स आ जाएगा। चलिए, दैट्स इट। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। माइंड यू, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस पेज नंबर 24.5 पर भी है, 19.4 पर भी है। इस टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, जी जान लगाकर इसको पढ़ लीजिए, इतनी अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा कि बस अगर कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस आए तो भी, पार्टनरशिप और LLP में डिफरेंस आए तो भी लिख सकते हैं, LLP और कंपनी में डिफरेंस आए तो भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी दो डिफरेंस आए तो जी जान लगाकर आप इस टेबल को लिख सकते हैं। ये जबरदस्त रूप से आपको टेबल याद कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी बुक के अंदर में एक और पार्टनरशिप चैप्टर में डिफरेंस दिया हुआ है। पार्टनरशिप चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंस दिए हुए हैं, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप वर्सेस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड कंपनी। वहां पर डिफरेंस आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा। सर क्या डिफरेंस होते हैं, एक बार फटाफट बता दीजिए। बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस होते हैं, इस लेवल पर आकर अभी ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आई एम सॉरी फ्लिप, पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, पर कंपनी में हर आदमी, हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड। पार्टनरशिप के अंदर में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता, पर कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी का एंटिटी सेपरेट होता है। पार्टनरशिप में परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, अगर कोई पार्टनर मर जाए या
दिवालिया हो जाए तो नॉर्मली पार्टनरशिप बंद हो जाती है, पर कंपनी जो है अगर सारे शेयर होल्डर मर भी जाए, सारे शेयर होल्डर दिवालिया भी हो जाए, तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, पर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप अपना जो मर्जी नाम रख सकता है, बट लास्ट में लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है, पर कंपनी के नाम में लिमिटेड लिखने का जरूरत है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। पर कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के अंदर में 2 से लेकर 200, पब्लिक कंपनी के अंदर में 7 से लेकर अनलिमिटेड, और 1% कंपनी में सिर्फ एक पार्टनर हो सकता है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का म्यूचुअल एजेंट होता है, पर कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर शेयर होल्डर कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं होता। याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह से याद आ गया। पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स की इच्छा पर होता है, पर कंपनी में नॉर्मली प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्टनरशिप में सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? पार्टनर। पर कंपनी में सारे डिसीजन ओनर्स नहीं, शेयर होल्डर्स नहीं लेते, बल्कि डायरेक्टर्स लेते। कौन? डायरेक्टर्स लेते। कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। पार्टनरशिप में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती, कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, बट कंपनी के अंदर में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ठीक है, समझिए, याद आ गया? चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। कोई मेमोरेंडम और कोई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होता पार्टनरशिप में और कंपनी में होता है। मैं बोलूंगा ये टेबल जी जान लगाकर अगर याद कर लो, तीनों के बीच में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तीनों डिफरेंस, 3 क्वेश्चन एक साथ में प्रिपेयर। चलिए आगे बढ़ते। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। सारा चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बट मैं आपको भी शो करूंगा कहां पर। रोहन इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर में ग्रोसरी का स्टोर खोला। ही सेल्स हिज ग्रोसरी बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ 1 लाख टू रोहित फॉर अ सम ऑफ 5 लाख। मैं एक ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा हूं, मैं रोहित हूं, सॉरी रोहित हूं कि रोहन? रोहन, मैं रोहन हूं, मैं ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने अपना बिजनेस तुमको बेच दिया रोहित, 5 लाख रुपए, उसमें गुडविल का 1 लाख रुपए लिया, मतलब नेट एसेट्स 4 लाख होगा, अकाउंट की बात। मैंने अपना बिजनेस ग्रोसरी का दुकान बेच दिया तुमको, बिजनेस के साथ में अपना गुडविल भी बेच दिया। अब तुमने मेरे पर शर्त क्या लगाया? आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद रोहन दैट as per this agreement Rohan is not to open another grocery store similar kind of business in the whole of India for next 10 years. हे प्रभु, मैंने तुमको अपना बिजनेस बेच दिया, दिल्ली में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, मैंने तुमको अपना बिजनेस बेच दिया और तुमने मेरे पर बिजनेस खरीदने के बाद, गुडविल खरीदने के बाद में तुमने मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 10 साल तक पूरे भारत में आप ग्रोसरी का बिजनेस नहीं कर सकते। जब पागल है। पर थोड़ा दिन बाद मैंने रोहन ओपन्स अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 मंथ्स लेटर, मैं उसी शहर में दूसरा दुकान खोल लिया ग्रोसरी। बनूंगा क्या? 5 लाख रुपए में घर चलेगा क्या? मैंने एक नया ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। क्वेश्चन उठता है, तुमने मेरे पास केस फाइल कर दिया, यू हैव फाइल्ड अ केस। सर आपने तो बिल्कुल गलत किया है। ठीक। However, Rohan opens another store in the same city in 2 months later. 2 महीने बाद ही मैंने उसी शहर में, दिल्ली में ही खोल लिया। What are the rights available with Rohit regarding the restrictions proposed on Rohan, imposed on Rohan with reference to Indian Contract Act? ये क्या चीज का क्वेश्चन है, तुम लोग बताओ। Agreements in restraint of trade. Agreements in restraint of trade. यहां पर हम लोगों ने बात की, ये एक नया केस स्टडी है। ये जो केस स्टडी आपने देखा वो नया केस स्टडी है। नया मतलब कुछ खास नया नहीं है, मतलब इस तरह का बहुत सारा बात किया था। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर आपको फ्री बिजनेस करने से रोकता है, फ्री बिजनेस करने से टोकता है, एक लीगल बिजनेस करने से रोकता है या लीगल बिजनेस करने से टोकता है, तो वह एग्रीमेंट कागज का टुकड़ा है, फाड़ कर फेंक दो, वॉइड है, बकवास।
अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट जो आपको लीगल बिजनेस करने से, भारत में कोई भी लीगल बिजनेस करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट कागज का टुकड़ा फाड़ कर फेंक। एग्जांपल्स मैंने कई सारे दिए थे कि जैसे मान लो तुमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो इंस्टीट्यूट ने तुम पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम सीए करने के बाद इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन फालतू है, बेकार है। एक ससुर जी ने अपने जमाई, नायक फिल्म का एग्जांपल दिया था मैंने, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ नायक। एक ससुर जी ने अपने जमाई बाबू पर एक एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, कर तो लेंगे, परंतु शर्त यह है कि तुम पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे। नायक फिल्म का एग्जांपल दिया था। एसीपी प्रद्युमन ने अपने जमाई बाबू, मान लो अनिल कपूर, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि शादी करने के बाद तुम पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे या फिर आर्मी में नहीं जाओगे। एग्जांपल, मर जाओगे तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। अगर मैंने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और उसके बाद शादी करने के बाद जमाई बाबू अगर पॉलिटिक्स में चले गए या आर्मी में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शन मैंने तुम पर लगाया वो रिस्ट्रिक्शन वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है, बेकार। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ। फ्री बिजनेस करने से रोकने वाला कोई भी एग्रीमेंट बेकार है, बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं। समझिए, याद आ गया। परंतु इसके 6 एक्सेप्शन है। 6 एक्सेप्शन है। पहला होता है, सबसे पहला इसी पर केस स्टडी आया, सेल ऑफ गुडविल। दूसरा होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, तीसरा होता है आउटगोइंग पार्टनर। पहला होता है सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल में क्या, अगर मैंने तुमको अपना बिजनेस बेचा, मैंने तुमको अपना व्यापार बेचा, मैंने अपना व्यापार बेचा, तुमको अपना गुडविल भी बेच दिया, तो तुम मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आप इस लोकल एरिया में बिजनेस नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। वो लिमिट्स जो है, वो रिस्ट्रिक्शन जो है, वो रीजनेबल होनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, मैंने तुमको बिजनेस बेच दिया और तुमने मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि पूरे भारतवर्ष में 10 साल तक ग्रोसरी का दुकान नहीं खोलूंगी। ऐसा कैसा है? ना ना, ये अनरीजनेबल होगा, गलत। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल होगी तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? सील ऑफ गुड। मैं रिपीट करता हूं, मैंने तुमको अपना बिजनेस बेचा, फिर उसके बाद तुमने मेरे पर एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन? कि आप लोकल एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते, सिमिलर नेचर का। वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं ही कर लूंगा तो यार, तुमने मेरे को पैसा दिया, उसका क्या, तुम क्या करोगे? प्रोवाइडेड वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर कर दिया, रिलायंस ने जस्ट डायल को टेक ओवर कर दिया, पता है सबको। रिलायंस ने नेटमेट्स को टेक ओवर कर लिया, टाटा सन्स ने बिग बास्केट को टेक ओवर कर लिया। ऑब्वियस बात है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एसडब्ल्यू सोलर को टेक ओवर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट ये है, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है कि मैं तुमको अपना बिजनेस बेच दिया, आइडिया ने अपना बिजनेस बेच दिया वोडाफोन। अब आदित्य बिरला ग्रुप पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप टेलीकॉम का बिजनेस नहीं करोगे भारत में, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते तो पूरे दुनिया में बिजनेस नहीं करोगे, अनरीजनेबल। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। क्या रीजनेबल है, क्या अनरीजनेबल है, डिपेंड करता है। मेरा आइडिया का बिजनेस था, पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, तो तुम मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भारत में बिजनेस नहीं करोगे, रीजनेबल। पर मेरा एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, तुमने मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पूरे भारत में नहीं करोगे, पागल है क्या? तो मतलब ही नहीं। रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल, तभी रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होगी। यहां पर रिस्ट्रिक्शंस अनरीजनेबल है, इसीलिए वैलिड नहीं है। लिख लिया? लिख लो। Any agreement in restraint of trade is void. However, any agreement in restraint of trade is void. However, in certain cases, in exceptional cases, in exceptional cases, like sale of goodwill,
the buyer may impose certain restrictions buyer may impose some reasonable restrictions on the seller not to carry similar business देखो next line if the restrictions are reasonable the agreement is valid if the restrictions are reasonable the agreement is valid but if the restrictions are unreasonable but if the restrictions are unreasonable the agreement is void चलिए देखो यहां एक ग्रोसरी शॉप which is sold at 5 lakh बाई किया है देखो the agreement contains that the seller of goodwill cannot carry on similar business in the whole of India for next 10 years. In the whole of India for next 10 years. For a small grocery business, with goodwill of 1 lakh, the restriction seems unreasonable. एक लाख का गुडविल है उसके लिए तुम बोलते हो भारत में काम नहीं करोगे पागल है क्या बेवकूफ restriction seems unreasonable so this restriction is not valid it's a void agreement it's a void agreement Rohit cannot stop Rohan to carry similar business करो आराम से जो करना करो अब आइए आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए मॉक टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट होगा ही आपके पास उसमें तुम
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टांसेस इन विच, इन डिटेल. इन डिटेल का मतलब पॉइंट भी लिखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है. In which a non-owner can convey a better title to the bona fide buyer under sale of goods. Non-owner can transfer a valid title. इसका मतलब होता है only an agreement, only a owner can sell. अगर मैं मालिक हूं तो ही मैं तुमको बेच सकता हूं. अगर मैं कोई चीज का मालिक हूं तभी मैं तुमको उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं. अगर मैं मालिक नहीं हूं तो मैं तुमको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. इसको बोलते हैं नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट. नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट. निम्मो दांत क्यों नहीं धोती, इसको आप बोलते हैं नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट. सर अगर मैं ओनर हूं तभी मैं तुमको बेच सकता हूं, अगर मैं ओनर नहीं हूं तो मैं तुमको सामान नहीं बेच सकता. अब मैं मान लो एग्जांपल दिया था, मान लो ताजमहल, अज्यूमिंग इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. मान लो तो मैं तुमको ताजमहल बेचना चाहता हूं. गलत. मैं तुमको माल नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता. सर ताजमहल इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. पता है मेरे को, मानने के लिए, समझाने के लिए. बंटी और बबली फिल्म का एक एग्जांपल दिया था. मैं तुमको ताजमहल बेचना चाहता हूं, नहीं बेच सकता. अरे मैं मालिक थोड़ी ना उसका, कैसे बेच दूंगा, मजाक चल रहा है क्या? नहीं बेच सकता. परंतु 8 केसेस होते हैं जिसमें मैं बेच सकता हूं. कौन कौन से केसेस होते हैं और उनमें कुछ शर्तें होती हैं. क्या क्या शर्तें, सब आपको पढ़ाया हुआ है लाइव क्लास में, मैं आपको भी शो कर देता हूं. चलिए नाउ लिसन, ये रहा अपना डिस्कशन. सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर. मैं मालिक हूं तो भी मैं बेच सकता हूं, अगर मैं मालिक नहीं हूं तो मैं बेच नहीं सकता. बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, 8 केसेस हैं जिसके अंदर में मैं अगर ओनर नहीं हूं तो भी मैं बेच सकता हूं. क्या क्या? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सिप सेलर इन पोजेशन, बार इन पोजेशन, सेलर इन पोजेशन और बार इन पोजेशन, इफेक्ट ऑफ ईस्ट, सेल बाय एन अनपेड सेलर और सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स. क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं. मैं मालिक हूं परंतु बेचता कोई और है. मैं मालिक नहीं हूं फिर भी मैं किसी और का सामान बेचूं. कब कब? अगर सेल इज मेड बाय वन, सेल इज मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. अगर एक मर्केंटाइल एजेंट, अगर एक ब्रोकर जो मालिक नहीं है वो सामान बेचता है, वो वैलिड सेल. अगर जॉइंट ओनर, एक जॉइंट ओनर अगर कोई सामान बेचता है भले वो मालिक नहीं है फिर भी वो वैलिड सेल. अगर प्रोवाइडेड शर्तें क्या है मैं आपको बता दूं. सेलर इन पोजेशन, मैंने माल बेच दिया परंतु पोजेशन मेरे पास, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है. मैंने एक गाड़ी बेच दी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया पर पोजेशन मेरे पास पड़ा. पोजेशन दिखाकर मैं वो माल किसी को बेच सकता हूं, वैलिड सेल. बार इन पोजेशन, बाहर ने माल खरीद लिया, बाहर ने माल खरीद लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बाहर मालिक बन गया. माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा. मैंने तुमको माल बेच दिया, तुम मालिक नहीं बने, सेलर इज द ओनर, बट पोजेशन तुमको दे दी. अब तुम्हारे पास उसका पोजेशन, तुम अगर चाहो तो किसी को बेच सकते हो. प्रोवाइडेड शर्तें क्या है? 3 कॉमन पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट था तुम्हारे पास सामान का पोजेशन होना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए. फिर से बोलो, या तो सामान का पोजेशन होना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. दूसरा, द सेल बाय वाज मेड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ये जो बोल्ड किया हुआ है ना वो याद रखना. अगर तुम्हारे पास सामान का पोजेशन है या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पोजेशन है या फिर नहीं, एंड सामान का पोजेशन है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पोजेशन है, यू वर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और बायर ने, जिस आदमी ने खरीदा है वो ईमानदार है, तभी माना जाएगा कि इट्स वैलिड सेल, वरना वैलिड सेल नहीं माना जाएगा. इसके ऊपर एक टेबल, गजब तरीके से टेबल दिया था सर आपने, दिल खुश कर दिया था सर आपने. एक जबरदस्त प्यारा सा टेबल आपने दिया था सर. एक टेबल बनाया था, ओ माय गॉड, 8 एक्सेप्शंस. जबरदस्त रूप से टेबल बनवाया था कॉपी में. वो अगर मजा आ जाएगा उसको, टेबल को अगर पढ़ लोगे तो एकदम गजब तरीके से समझ में आ जाएगा. इतनी अच्छी तरह से ये टेबल में समझाया था मैंने. अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको पूरा डिस्कस कर सकें, बट वी हैव डिस्कस्ड इन सो ब्यूटीफुल मैनर. माय गॉड, अनबिलीवेबल तरीके से आप गिवन अ टेबल. एवरी स्टूडेंट वाज मेस्मराइज्ड. माय गॉड, ओह गजब तरीके से समझ में आ गया था सर. ए बी सी का एग्जांपल लेकर बंदूक बंदूक
शर्तें हैं, तुम्हारे पास सामान का पोजीशन होना चाहिए या फिर ड्यूटी का पोजीशन होना चाहिए, यू आर एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स और बार हैज एक्टेड इन गुड फेथ, बार हैज एक्टेड इन गुड फेथ, तब जाकर ये शर्तें पूरी होगी। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? गोइंग फॉरवर्ड प्लीज। सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने तुम्हारे सर पर बंदूक रख के तुम्हारा गाड़ी ले लिया, जब तक तुम कैंसिल नहीं करते उसके पहले अगर मैं किसी और को बेचना चाहता हूं तो वैलिड सेल है, वैलिड सेल। अगर तुम कैंसिल कर दिए उसके बाद में मैं नहीं बेच सकता, कैंसिल करने के पहले मैं बेच सकता। सेल और प्लेज बाय अ सेलर इन पोजेशन हुआ, बता चुका हूं, तीन शर्तें हैं, पोजेशन होना चाहिए सामान का या ड्यूटी का, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स और बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। बायर इन पोजेशन बिप से पढ़ा चुका हूं। इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल, एक बार तुमने रोका नहीं बाद में तुम रोक सकते नहीं, एक बार तुमने टोका नहीं बाद में तुम टोक सकते नहीं, याद आया कुछ? मैंने तुमको बोला ही नहीं, तुम अपनी मर्जी से सामान बेच रहे हो मेरी परमिशन के बिना, पर मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं कि तुम माल बेच रहे हो, तुम्हारे पास पावर नहीं, फिर भी तुम बेच रहे हो, मैंने तुमको रोका नहीं, मैंने तुमको टोका नहीं, बाद में मैं रोक सकता नहीं, बाद में मैं टोक सकता नहीं, वैलिड सेल। इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल याद आ गया सर? सेल बाय एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर, जब तुमने मेरा पैसा नहीं दिया मैं तुम्हारा माल बेच रहा हूं, वैलिड सेल, कोई प्रॉब्लम। सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीजों को क्लास में पढ़ा था, पूछने का जरूरत आई। 2 नंबर पर जबरदस्त रूप से हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप सिर्फ क्या करिए, पेज नंबर 14.5 पर जाकर वो एक जो हैंड रिटन टेबल है वो देख लीजिए, ओ माय गॉड, जी जान लगा के याद कर लीजिए, याद करने का जरूरत नहीं सर, समझ में आया हुआ है, याद हो गया। Explain any such circumstances in which a non-owner can convey a better title. Next question. Sohan, Rohan and Jay were partners in a firm. तीन पार्टनर्स। ये क्वेश्चन क्या चीज का है मैं आपको अभी शो कर दूंगा कि एग्जैक्टली वैसे के सवाल हम लोगों ने किया है। सोहन, रोहन एंड जय वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। द फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर। तीन पार्टनर है, हम लोग फर्नीचर का डीलिंग। दे हैव रेगुलर डीलिंग्स विद मेसर्स एबी एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देम। हम लोग रेगुलर बेसिस पर एबी एंड कंपनी से माल खरीदते रहते हैं, एबी एंड कंपनी से। हम लोग तीन पार्टनर है, सोहन, रोहन, जय। On 30th June, one of the partner J died in a road accident. ओहो, डेट पर ध्यान दो, 30 जून को डेथ हो गया J का। The firm has ordered AB and company to supply the furniture on 25 मई when J was alive. 25 मई को हम लोगों ने एक ऑर्डर दिया था कि फर्नीचर सप्लाई करो। 25 मई को जब सारे पार्टनर जिंदा थे तब हम लोगों ने एक ऑर्डर दिया था। 30 जून को ऑर्डर देने के बाद 25 मई को हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया तुम फर्नीचर सप्लाई करो, पर थोड़ा दिन बाद, एक महीने बाद एक पार्टनर मर गया, ठीक है, और सामान का डिलीवरी कब आया? नाउ सोहन एंड रोहन कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म नेम आफ्टर जे इज डेड, ठीक है, बाकी पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर। द फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट जे डेड टू द पब्लिक। रुको, मेरे को ये बताओ, नगाड़ा 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 बजा नहीं, बजाया नगाड़ा, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। माय क्वेश्चन, डेथ के लिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि नहीं देने से भी चलेगा? बताओ, डेथ के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि नहीं देने से भी चलेगा? नहीं देने से भी चलेगा। डेथ के लिए नगाड़ा बजाने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो, नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस फॉर डेथ। The firm did not give any notice about J death to the public or the persons dealing with the firm. Messrs AB and company delivered the furniture to the firm on 25 जुलाई 2020. AB and company delivered the furniture to the firm on 25 जुलाई। 25 जुलाई को डिलीवरी आया है। सामान का डिलीवरी कब आया? 25 जुलाई। The fact about J's death was known to them at the time of delivery of the goods.
सप्लायर को मालूम था कि एक पार्टनर मर चुका है जुलाई में। आफ्टरवर्ड्स द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर टू एबीएन कंपनी। लो हो गया गड़बड़, थोड़ा दिन बाद फर्म इंसॉल्वेंट हो गया और पेमेंट नहीं कर पाया, तो अभी एबीएन कंपनी बोलता है कि हम तीनों पार्टनर को सू करेंगे। क्वेश्चन इज, क्या तीनों पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर जे तो मर चुका है, इस ऑर्डर के लिए जे को पैसा देना पड़ेगा। जे की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एस्टेट, प्राइवेट एस्टेट को लायबल होगा कि नहीं होगा बताओ? जिस दिन वो डेथ हुआ, एक पार्टनर मरा, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर पहले दिया उससे क्या मतलब? माल कब आया? बाद में। डेथ का ड्यू कब हुआ? डेथ होने के बाद। जब कोई डेथ होता है तो डेथ के बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेथ पार्टनर का प्रॉपर्टी लायबल नहीं होता। लेकिन now ABN company has filed a case against the firm for recovery of the price. Supplier बोलता है पैसा। With reference to the provision of Indian Partnership Act, explain whether J private state are also liable or not. मैं आपको शो कर देता हूं, हमारे बुक में पेज 21.5 पर है कि नहीं है, देख लेते हैं। look at this, ये वाला क्वेश्चन की बात दिख गया? This was the question that I was talking about. चलिए आगे बढ़ते हैं। X was a partner in a firm. The firm ordered goods in X lifetime, but the delivery of the goods was made after the death of X. In such a case, X estate would not be liable. This is because there was no debt due in respect of the goods in X lifetime. आगे बढ़ते हैं, लिख लो पेज 21.5 सेक्शन 35 का एग्जाम्पल जो था वही एग्जाम्पल है। सर पहले प्रोविजन लिखेंगे, डेथ का सारा सेक्शन 35 पूरा लिख देंगे, 4 पॉइंट्स कि अगर कोई पार्टनर डेथ होता है तो उसके लिए फर्म को बंद करने का जरूर, नॉर्मली फर्म बंद हो जाता है, पर अगर पार्टनर चाहे तो फर्म नहीं भी बंद हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो उसके लिए नेट पब्लिक नोटिस नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात, डेथ के बाद में अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई काम किया तो उसके लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिम्मेदार नहीं होती। ये 3 पॉइंट पहले सेक्शन 35 का लिखना होगा। उसके बाद में लिखना होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट केस में जो डेथ है दैट अराइजेस आफ्टर द डेथ, सो जो डेड पार्टनर है उसका प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लायबल। मतलब पहले सेक्शन 35 का 3-4 पॉइंट जो भी है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद लिख लो पहले सेक्शन 35 नहीं माफ करेगा, सेक्शन 35 का सारा पॉइंट्स लिखेंगे। फिर प्रेजेंट केस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर कंक्लूजन। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये तुम लोग बताओगे मेरे को सवाल क्या? इतना लंबा सवाल पढ़ने की जगह मैं आपको बता देता हूं कि सवाल क्या है। कि तुम मेरी दुकान में एक वॉशिंग मशीन खरीदने आए, तुमने मेरे को बता दिया बायर ने मेरे को बता दिया, तुमने मेरे को बता दिया कि ऐसा वॉशिंग मशीन दीजिए जो वुलन कपड़े धुलाई करने में आसानी। वुलन कपड़ों की धुलाई के लिए हम अलग मशीन खरीद रहे हैं, पागल है लोग। वॉशिंग मशीन में आजकल बटन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ये वुलन कपड़ों के लिए ये बटन दबाइए, ये सिस्टम, सिल्क के लिए ये दबाइए, जॉर्जेट के लिए ये दबाइए, कॉटन के लिए ये बटन दबाइए, बेडशीट के लिए ये बटन दबाइए, नहाना है तो ये बटन दबाइए। उसी में जाकर नहा भी लेते हैं। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन होता है, उसी में जाकर नहा भी लेते हैं, पूरा बॉडी साफ हो गया, घूम लिए। चलिए एक राइड हो गया, हमारे शहर में एक पार्क है, एंटरटेनमेंट पार्क है, एक्वाटिका, वहां जाने की जगह वॉशिंग मशीन में जाओ, उसी में नहा लो। चलिए मिस्टर क्यू केम टू द शॉप एंड आस्क्ड फॉर वॉशिंग मशीन व्हिच इज सूटेबल फॉर। तुमने मेरे को बोला
वॉशिंग मशीन दीजिए जो वुलन कपड़ों के लिए सूटेबल। ठीक है, मैंने तुमको वी शोड अ पर्टिकुलर मशीन, मैंने तुमको एक वॉशिंग मशीन दिखाया व्हिच मिस्टर टू लाइक, तुमको पसंद आया एंड पेड, तुमने पैसा दे दिया। लेटर ऑन जब वो मशीन डिलीवर हुआ तो तुमने देखा कि ये मशीन सही नहीं है, दिस वाज अनफिट फॉर वॉशिंग वुलन क्लोथ्स, अनफिट है। तुमने मेरे को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, भाई ये क्या बात है, मैंने तो आपको बोल दिया था, तुमने गलत मशीन दे दी। मैंने बोला हम रिटर्न नहीं लेंगे, सामान बिक गया, भूल जाओ। अब बताओ क्या होगा? वेदर पी इज राइट इन रिफ्यूजिंग द एक्सचेंज? क्या नो, गलत। यहां पर लिखो, पहले लिखो, बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया कि उसको क्या पर्पस के लिए मशीन चाहिए, क्या पर्पस के लिए मशीन चाहिए। तो यहां सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुटेबल गुड सप्लाई करे। सेलर हैज टू एक्सचेंज द वॉशिंग। चलिए देखो, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। बताने की दरकार नहीं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर, चार्टर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे देश का संविधान हर आदमी को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें लिखी हुई है वो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको डायरेक्शन देता है, आपको रास्ता बताता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, आपकी लिमिटेशन बाउंड्रीज आपको बताता है कि इस बाउंड्रीज के बाहर आपको काम नहीं करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बाहर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ऑल्सो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होती है, नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। नैल्कोस बोलकर मैंने याद करवाया था। नेम क्लॉज की कंपनी का नाम क्या है, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड, ओपीसी नाम के आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, स्टेट्यूटरी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है। निधि कंपनी के नाम के आगे निधि प्राइवेट लिमिटेड या निधि लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है, याद आ गया। एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहता है और उन्होंने कितने शेयर दिए। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी का लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लायबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है ये आपको बताना पड़ेगा, इससे ज्यादा कैपिटल आप लाइफ टाइम में रेज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। ओ का मतलब तो तुमको याद ही होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक मिनट बता रहे हैं। एस का मतलब सिचुएशन क्लॉज, जिस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहां पर पूरी दुनिया उसको कम्युनिकेट करती है, उसको बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। तो वो स्टेट आपको बताना होगा सिचुएशन क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है कि कंपनी क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये चीज आपको बताना होगा। अगर इससे बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर इससे बाहर कोई एग्रीमेंट किया तो दैट इज अल्ट्रा वियर, वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज अल्ट्रा वियर, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। याद आ गया सर, भूल गए थे। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसको रिमूव करना होगा तभी आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द टर्म कोअर्शन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोअर्शन? कोअर्शन का मतलब क्या है? कोअर्शन का मतलब तुमको सेक्शन 15 में डेफिनेशन हम लोगों ने दिया है। कोअर्शन का मतलब 4 पॉइंट: क्राइम करना, करने की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी हड़पना, हड़पने की धमकी देना। एक बार फिर से बोलो, क्राइम करना या करने की धमकी देना, प्रॉपर्टी हड़पना या हड़पने की धमकी देना, उसको आप बोलते हैं कोअर्शन। समझिए इफेक्ट्स ऑफ कोअर्शन क्या होता है। मैंने अगर तुम्हारे सर पर बंदूक रख के, क्राइम करके या करने की धमकी देकर, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प के या हड़पने की धमकी देकर अगर मैंने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जिस पार्टी के ऊपर कोअर्शन हुआ है, पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। तुमने अगर कोई बेनिफिट रिसीव किया तो वो तुमको रिटर्न करना होगा, वो बेनिफिट तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। दैट इज कोअर्शन। लिख लो, कोअर्शन में 4 पॉइंट्स: क्राइम करना, करने की धमकी देना, प्रॉपर्टी हड़पना, हड़पने की धमकी देना। ऑब्वियसली बुक में लिखा हुआ है, बुक इस लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं। क्राइम करना, करने की धमकी देना, प्रॉपर्टी हड़पना, हड़पने की धमकी देना। सेक्शन 15 का एक टेबल बनाया हुआ, चार्ट बनाया हुआ, वो एक्सप्लेन करता है। और उसका इफेक्ट्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। लिख लो इफेक्ट्स, लिख लो, यहीं पर लिख लो, बुक में लिखा हुआ है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। नंबर 2, any benefit received should be returned. Any benefit received should be returned. और नंबर 3, और एक होता है मनी रिसीव्ड अंडर कोअर्शन शुड बी रिटर्न। सेक्शन 72 बोलता है मनी रिसीव्ड, मनी और बेनिफिट रिसीव्ड अंडर कोअर्शन शुड बी रिटर्न। सेक्शन 72। चलिए, चलिए 6 का 2 नंबर, when does dissolution of a partnership takes place under the provisions of Indian Partnership Act? ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा है, बहुत लंबा। इसको आप खाली हेडिंग्स लिख पाएंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, सेक्शन 39 और 40 से लेकर 40, कब कब डिसोल्यूशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आप इमेजिन करिए कितना लिखो, कब कब डिसोल्यूशन होता है, ये पूरा टेबल नहीं, पॉइंट्स लिखो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है? तो आप चाहे तो इसमें पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बता सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बताने की दरकार नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोल सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एग्जाम में मार्क्स के ऊपर डिपेंड कि सारे रिश्ते खत्म होने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जितने पार्टनर है सबके बीच में सारा रिश्ता खत्म, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, समझिए। दूसरा कैसे होता है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंदर में सेक्शन 40 बोलता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन अपनी इच्छा से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है सारे पार्टनर मर जाए या सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए या फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए तो आपको बंद करना पड़ता है, कंपल्सरी। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, काम खत्म, आदमी खत्म, सामान खत्म, बहुत सारे सिचुएशंस थे। सारा का सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है यहां पर, देखिए। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, टाइम खत्म हो गया या पर्पस खत्म हो गया। मैंने कहा टाइम खत्म हो गया या फिर पर्पस खत्म हो गया। टाइम खत्म, पर्पस खत्म लिखवाया हुआ होगा यहाँ पर हिंदी में। टाइम खत्म, पर्पस खत्म, आदमी खत्म और इज्जत खत्म, इंसॉल्वेंसी हो, तब फर्म को बंद करना पड़ता है। सर यहां पर और यहां पर डेथ और इंसॉल्वेंसी और यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर क्या है, अगर एक पार्टनर मर गया,
या एक पार्टनर दिवालिया हो गया, अगर फर्म चाहे तो बंद कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर, पर अगर सारे पार्टनर मर जाए, अगर सारे पार्टनर मर जाए या एक को छोड़कर सारे मर जाए, सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए या एक को छोड़कर सारे दिवालिया हो जाए, तो उनको कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सारे मर जाए या सारे दिवालिया हो जाए, एक को छोड़कर सारे मर जाए या एक को छोड़कर सारे दिवालिया हो जाए, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। पर अगर सिर्फ एक आदमी मरता है या दिवालिया होता है तो तुम चाहो तो बंद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोर्ट की परमिशन की जरूरत। और डिसोल्यूशन में नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधारी पार्टनरशिप, जब मर्जी चाहे कोई भी पार्टनर नोटिस देकर फर्म को बंद कर सकता है, जब मर्जी चाहे नोटिस देकर फर्म को बंद कर सकता है, पार्टनरशिप एट विल। और सर ये तो आपको बड़े प्यारे तरीके से हिंदी में लिखा है, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। दिमाग खत्म, ताकत खत्म या हेल्थ खत्म, कैरेक्टर खत्म, एग्रीमेंट तोड़ा, ब्रीच, ट्रांसफर किया, प्रॉफिट खत्म और न्याय खत्म। याद है, इन सारे केसेस में फर्म को बंद करना पड़ सकता है। यहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिख सकती हो। तुम एक काम करो, उस क्वेश्चन के बगल में लिख लो कि पेज 23.1 के पॉइंट्स लिखेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए पेज 23.1 से 23.2, सेक्शन 40 से 44 के सिर्फ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स का नाम लिखना, सिर्फ पॉइंट्स का नाम लिखना। पॉइंट्स का नाम। और 5 persons, next question, 5 persons are the only members of a private company। एक प्राइवेट कंपनी में 5 आदमी। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने आदमी चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने? 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम कितने हैं? 200, 2 से लेकर 2। ठीक है, इस प्राइवेट कंपनी में 5 आर द ओनली मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। फ्लावर फैंस लिमिटेड, वाह, फूलों का पंखा बनाता है फ्लावर फैंस, नाम देखो। All of them go in a boat on a pleasure trip in an open sea। Oh my God, open sea के अंदर में घूमने के लिए जाते हैं, हवा खाने के लिए। Look, the boat capsizes, वेव आता है और ओ बोट उलट गया, बचाओ बचाओ बचाओ, सब मर गए। अब is the private company Flower Fans no longer in existence? My question, एक कंपनी के, एक प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर गए, 5 शेयर होल्डर हैं, सारे के सारे मर गए। क्या बोलते, क्या कंपनी को बंद करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर सारे शेयर होल्डर मर जाए या सारे शेयर होल्डर दिवालिया हो जाए तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट एंटिटी है। सारे शेयर होल्डर मर जाए या दिवालिया हो जाए, सारे शेयर होल्डर मर जाए या दिवालिया हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इज द प्राइवेट कंपनी नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? गलत, रॉन्ग, लिख लो। कंपनी हैज perpetual succession and separate existence, perpetual succession and separate legal existence। So even if all shareholders die or becomes insolvent, the company continues, it remains in existence। चले पार्ट बी, अलग सवाल। फर्दर, ये दूसरा सवाल है, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन? जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके सारे सब पार्ट्स को साथ में करना पड़ता है, जरूरी।
Further, is it correct to say that a company being an artificial person cannot own property and cannot sue your artificial legal person जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पर सू कर सकता है और सू हो सकता है। ये चीज आपको मेरी बुक में पेज नंबर 28.1, एक सेकेंड, 28.1 पर मिलेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पॉइंट 3। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों को एक्सप्लेन करो। देखो पहले 0.23 और पेज 28.1 सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन दोनों को एक्सप्लेन करोगे, फिर स्पेसिफाई करोगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? तो ये आपका लॉ का मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर सीरीज का खत्म हुआ लॉ का।